एंड वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज हम लोग जो है कि जेई मेंस का फुल टेस्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में। ठीक है ना। तो देखते हैं कि सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आपका है वो क्या है, उनको एक एक करके रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ दिया हुआ है आपका कि इफ़ ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक वेक्टर आपको यहाँ ए दिया हुआ है, ध्यान देना, ए दिया है और ये बी दिया है, इसके बीच का एंगल क्या दिया आपको, थीटा है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दिया कितना आपको है, कंडीशन क्या दी गई, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बेटा जी, तो आपको होगा सर यहाँ पर क्या होगा, अगर हम सी को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में तो वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। ऐसा जो रिजल्टेंट आपका सी है तो आप कह सकते हो कि सर जो सी का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस बी का होगा। ठीक है ना। और ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए प्लस बी जब करते हो आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। ठीक है ना। ये आपका आ गया सी। और कहा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। इसका जो मॉड लोगे ना, मॉड ये वेक्टर का, इसका जो ये सब तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। यहाँ रख देंगे तो 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और कॉस हो जाएगा तुम्हारा थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ कॉस थीटा कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 आएगा, तो थीटा आपका हो जाएगा 120 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का कितना एंगल होगा जी, 120 डिग्री होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 इक्वल वेट्स ऑफ मास 2 kg ईच आर हैंगिंग बाई स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स्ड पुली। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बी एंड सी। ये जो बी और सी आप देख रहे हो इसके बीच में इसका टेंशन चाहिए, बी और सी के बीच में। सबसे पहले क्या करो, आप पूरे के पूरे सिस्टम का निकाल लो एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो बोलो नीचे कितना फोर्स लगेगा इधर की तरफ। देखो ये मान लो इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, सपोज कर लिया, बाद में रख लेंगे 2 kg। ये दोनों मास कहाँ, इसको क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम कैसा तुम्हारा हो गया। अच्छा इधर कितना फोर्स लगा तुम्हारा नीचे की तरफ, mg और प्लस mg, तो हो जाएगा तुम्हारा 2mg। ये कहाँ फोर्स लगा नीचे की तरफ, और ये कहाँ फोर्स लगेगा, ये भी लगेगा, डाउन साइड लगेगा, ये क्या लगेगा तुम्हारा mg लगेगा। ठीक, मैंने पहले ही कह दिया था कि पूरा ही तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है, तीनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। इसलिए आप क्या करोगे, अगर चाहो तो बताइए नीचे कितना फोर्स लगा, आप इसको चाहो तो बिल्कुल हॉरिजेंटल कर सकते हो ऐसे। ठीक है बेटा जी, एक ब्लॉक आपका ये था, दूसरा ब्लॉक आपका ये था, तीसरा ब्लॉक आपका ये था। ठीक है ना। ऐसे इधर कितना फोर्स लगा देखो नीचे की तरफ आपका ये 2mg, इधर कितना फोर्स लगा आपका mg लगा। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक मान लोगे क्योंकि आपस में कनेक्टिंग सिस्टम आपका है। ठीक है ना। तो इसका कितना मास है, m आपका 3m मास इसका हो गया। अब बोलो नेट फोर्स कहाँ आया, राइट साइड में, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा तुम्हारा, राइट साइड में होगा। तो फार्मूला क्या होगा, नेट एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना होगा 2mg माइनस mg, कितना मास है पूरे सिस्टम का 3m, और इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा mg, क्योंकि माइनस करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3ma, m से m तुम्हारा कट जाएगा तो ए आपका आ गया g/3। ठीक, मतलब ये कहाँ जा रहा है सिस्टम, ये जो ब्लॉक ए है ऊपर से जा रहा है, g/3 जा रहा है ऊपर एक्सीलरेशन है, और इस पूरे सिस्टम का ये इधर कितना आपका है g/3 एक्सीलरेशन है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आपको टेंशन निकालना है इस वाले स्ट्रिंग में, तो आप क्या करोगे, कहोगे सर कि इसमें क्या करोगे, टेंशन बना दोगे टी बना दोगे अब इसका बना दो FBD, किसका, सी का बनाओ FBD।
कितना फोर्स नीचे लगा आपका 2 mg लगा, ऊपर कितना लगा t लगा, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है ना, डाउन साइड है। नेट फोर्स क्या होगा 2 mg माइनस t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m इंटू ए। ठीक है बेटा जी, t को ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया 2 mg और माइनस m इंटू ए। ठीक, और m की वैल्यू क्या है 2 है, तो हो जाएगा तुम्हारा 4g माइनस 2 इंटू क्या था ये g/3। ठीक है बेटा जी, यहाँ कितना का t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 4 जा। देखो बेटा यहाँ मिस्टेक आपसे हो गई है, यहाँ पर 2 mg किसका है, इन दोनों को मिला करके है। जब तुम इसका FBD बनाओगे ना, एक सेकेंड, हाँ गलती हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 2 mg हमने लिखा हुआ है पूरे सिस्टम का है ना, हम इसका बना रहे हैं। तो C जो आपका C ब्लॉक है ना, ये C ब्लॉक पर इतना नीचे कितना मास है, कितना इसका मास है m है, तो ये आपका होगा mg हो जाएगा, ऊपर आपका t हो जाएगा, और नीचे कितना आपका है g/3 है ना। कि जो 2 mg हमने लिखा है ना, इसका भी लिखा है और इसका मिला कर लिखा है, हमको जब निकालना था एक्सेलरेशन निकालना था, यहाँ पर लिखा था मैंने लिख दिया, इसलिए मिस्टेक्स हो गई। तो mg और क्या है, अब यहाँ बना लोगे आप लोग mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू g/3। अब सही होगा, अब t को इधर को, तो mg माइनस mg/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका t आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 mg/3 इज इक्वल टू t आ गया। अब यहाँ पर 2 रख दो, उसका मास, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4g/3 इज इक्वल टू t आ गया। टेंशन जो आया ना b और c के बीच में, वो 4g/3 आया, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। बेटा बोल रहा है कि स्मॉल सैटेलाइट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज शोन इन द फिगर represent two different position of the satellite. If L denotes the magnitude and its angular momentum about the center of the earth and K denotes the kinetic energy, then which option is correct? पहली बात यह है कि ये आपका अर्थ है, सैटेलाइट यहाँ रिवॉल्व कर रही है। ठीक, तो आपको पता है कि जब सैटेलाइट अर्थ के साथ होगी तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v मैक्स, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या इसकी होगी, जो जब अर्थ से फर्दर होगी तो v मिनिमम है कि नहीं बेटा जी। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, क्योंकि सिस्टम पर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो आपका टॉर्क नेट क्या है, नेट टॉर्क यहाँ क्या है 0 है। तो अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। क्या होगा तुम्हारा, कंजर्व होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर L1 है और यहाँ पर L2 है, तो L1 इज इक्वल टू L2 होगा, पहला कंडीशन। ठीक, अब पूछ रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन क्या है, क्योंकि v ये वाला क्या है ना, अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 2 पॉइंट पे K2 है, यहाँ पर कितना तुम्हारा है K1 है। तो वेलोसिटी क्या है, 2 पॉइंट पर क्या है वेलोसिटी ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो अगर v बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या बच्चा जी बढ़ेगी। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो आपका 2 पर होगी वो ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी 1 से, क्योंकि 2 पॉइंट अर्थ के नियरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर्स शोन इन द फिगर, यानी इसमें आपको करंट निकालनी है। ठीक है ना, यहाँ की बात करते हैं। और यहाँ पर एक वायर आपको स्ट्रेट वायर आपसे कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये आपकी हो गई शॉर्ट सर्किट, मतलब यहाँ पर ये सबसे लोएस्ट पाथ हो गया, रेजिस्टेंस का सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। तो सारी की सारी करंट यहाँ जो जाएगी ना, ऐसे मान लो करंट यहाँ से निकलेगी, और ये करंट यहाँ सारी की सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी। इस ब्रांच में करंट क्या मानी जाएगी 0, क्योंकि ये लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ है, तो पूरी करंट यहीं से ड्रॉप कर जाएगी। अगर आपने एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया तो पूरी करंट यहाँ से निकल जाएगी, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। तो ऊपर तो 4 ओम तो काउंट होगा ही नहीं। ठीक,
अब सिंपल सी बात है, कितना रेजिस्टेंस है 4, ये आपका 6, करंट ऐसे निकलेगी इस तरीके से, है ना, आई करंट जा रही है। तो 4 ओम और 6 ओम किस में आ गया आपका रेजिस्टेंस, आपका जो आर इक्विवेलेंट किस में आ गया आपका सीरीज में आ गया, तो 10 हो गया। जो पोटेंशियल आपका होगा वी इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों पोलैरिटी अपोजिट है, इसमें से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो बोलो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। वी कितना है 2/10, तो आई इज इक्वल टू आ गया 0.2 एम्पियर। इसका मतलब 0.2 एम्पियर यहाँ भी करंट होगी, इस वाले ब्रांच में भी, यहाँ भी 2 एम्पियर होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पाए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर के टॉप से क्या कर रहा है, इसको हम थ्रो कर रहे हैं हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग इट्स मोशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी आर इक्वल्स। जैसे हम किसी पॉइंट, मतलब टाइम यहाँ पर टी ले लिया हमने, यहाँ पर हॉरिजेंटल और क्या वर्टिकल कंपोनेंट कर दिया, इक्वल कर दिया। हॉरिजेंटल तो चेंज होगी नहीं, वो 30 ही रहेगी। वर्टिकल भी क्या लेंगे हम 30, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है। द टाइम टू रीच टू दैट इंस्टेंट विल बी, आपको टी निकालना कि टी की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको ये बताइए कि जब यहाँ से आपने इसको थ्रो किया हॉरिजेंटल, तो यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। हॉरिजेंटल क्या थी, 30 थी। तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, वर्टिकल मोशन को डील करो। आया आया यहाँ पर आते, तो ऑब्जेक्ट कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक क्या टाइम लेगा, वो टी टाइम लेगा। तो यही टाइम टी निकाल लो ना, वर्टिकल मोशन को सीधे डील कर लो। जो टाइम यहाँ आएगा वही टाइम यहाँ भी आएगा। ठीक है बेटा जी। अब बोलो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी गई है, यहाँ पर ये तो 30 ही दी गई ना, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 30 है। तो यहाँ भी आपकी 30 है, तो आप इसी वर्टिकल मोशन को डील कर लो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, यू इक्वल टू क्या है 0 से, और वो ऑब्जेक्ट मान लो कि टी टाइम तक गिरा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जी इंटू टी होती है। टी टाइम तक अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, फॉल करता है, तो वी जो आपको मिलता है वो जी इंटू टी मिलता है डायरेक्ट। तो यहाँ से आपने इसको मान लो ड्रॉप ही किया है, क्योंकि यू इक्वल टू 0 है। तो बोलो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, वी इज इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू टी। वी कितना है आपका है 30 दिया ही है, और जी आपका 10 है, और इंटू आपको टी है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा 3 सेकेंड। वन लाइन सोल्यूशन है। वर्टिकल मोशन डील करोगे तो आपको आ जाएगा 3 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बेटा क्वेश्चन कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि अ फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशंस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर is set with its plane at 37 डिग्री टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है 600, है ना, जे कैप न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेट। ये आपकी प्लेट दी गई है, दिखाया नहीं, क्योंकि प्लेट आपका क्या है 3D में है ना। जो प्लेट आपको दिख रहा है, इसका एक हिस्सा अंदर की तरफ है। इस प्लेट का जो डायमेंशन आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी गई है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। तो आप बताइए, आपको निकालना है फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। ये होता है ई ए कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर अब बताइए इस प्लेट का एरिया क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन साइड में है। तो इसका जो एरिया होगा बिल्कुल इस प्लेट के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये तुम्हारा होगा ए। तो आपको एंगल ये 37 चाहिए कि ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये वाला, क्योंकि आपको एंगल ई और ए के बीच का चाहिए। तो ये पूरा का पूरा होगा 90 डिग्री। पूरा का पूरा कितना होगा तुम्हारी 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा तुम्हारा 53 डिग्री। बस यही आपकी इसकी लॉजिक थी कि बच्चे एंगल 37 लेके चलते हैं, जो कि गलत कर देते हैं। आपको 53 ले, क्योंकि ए और ई के बीच का एंगल आपको चाहिए बस। तो फाई इज इक्वल टू ई कितना दिया गया आपको वो दिया गया आपको 600 इंटू एरिया कितनी दी गई है 4 इंटू 6 दिया गया है, सेंटीमीटर में है। इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो क्या है 10⁻⁻4 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 में भी आएगा, इस वाले जो लेंथ में 10⁻2 आएगा, ब्रेथ में 10⁻2 आएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। इंटू cos 53। तो क्या होगा बेटा cos 53, ये हो जाएगा आपका 3/5, है ना।
53 है ना, कॉस में वो चलता है कॉस के एंगल के लिए आप कहोगे सर जब एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी आती है, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करोगे बेटा जी कितना आ जाएगा, ये 0.864 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूँ। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। कई स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन अ रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल जस्ट स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज डबल, क्या करते हैं इसको, जो घुमा रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी उसको डबल कर दे रहे हैं। द ऑब्जेक्ट स्लिप व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपको अगर आपने ओमेगा डबल कर दिया है तो आर निकालना आपको है, ठीक है, कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो मैंने बनाया यहाँ पर, देखो एक टेबल बनाया है, मास यहाँ पर रख दिया हमने है। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, है ना। जब ऐसे रोटेट करेगा तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे अंदर की तरफ, जो होगा एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। सरफेस फिक्स है, इसका एन फिक्स है, तो ये तुम्हारा होगा कांस्टेंट, यानी फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट लग रहा है इस टाइम पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे बताओ बेटा जी कि इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ कितना लग रहा है, वो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि कोई नेट फोर्स इस पर एक्ट नहीं हो रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या होगा हमेशा, और वैसे भी देखा जाए अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। जस्ट स्लिप कर रहा है, अगर जस्ट स्लिप पे है ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, एफ आर तुम्हारा कांस्टेंट है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है, तुम्हारा मास कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी तुम्हारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा 1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर R2। तो आप कह सकते हो सर कि यहाँ पर R1 अपॉन R2 कितना होगा, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर जो आपको R1 कितना दिया, 4 दिया है, इसको 4 रखो यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा R2 निकालना जो आपको है। ओमेगा 2 क्या है बेटा जी, पहले का डबल 2 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा। तो जो आपका R2 आ जाएगा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 अपॉन 4 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में आया, क्योंकि आपने सेंटीमीटर में ही इसको रखा हुआ है। तो आपका ये जो है 1 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। ये बोल रहा है कि द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज एसी सर्किट कंसिस्ट 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो होता है आर अपॉन जेड, है ना, जेड होता है ये, और जेड सॉरी ठीक है, आर अपॉन जेड हो गया। अब जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू निकालते हैं कैसे है, 3 का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, जो आपको दिया हुआ है एक्स एल, है ना। तो रिएक्टेंस ही दिया हुआ है, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो जी आर की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, अब प्लस आपका जो रिएक्टेंस है वो 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, बचेगा आ जाएगा 5। तो पावर फैक्टर को बोलते हैं cos 5, आर बाई जेड 3/5, ठीक है ना जी। अब 3/5 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 3/5 आ जाएगा 0.6, तो 0.6 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस इज मेड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका कितना है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द वन सरफेस इज डबल दैट ऑफ द अदर सरफेस, इस सरफेस का कितना आर है, तो बाहर वाले कितना होगा 2r होगा, है ना। देन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ आर 2 सरफेसेस, तो आर एंड 2r की वैल्यू को पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि जो आपके पास लेंस मेकर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक।
फोकल लेंथ आपको कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है -24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये दिया ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, म्यू 1.5 दिया है। वैल्यू पुट करते हैं तो -1/24 यहाँ रख दिया मैंने, इज इक्वल टू 1.5 -1 कर दिया बेटा जी, ठीक है। और ब्रैकेट में 1/R1, तो ये आपका R1 लोगे तो 1 क्या तुम्हारा होगा ये, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि राइट साइड में इसका आएगा, तो 1/2R आ जाएगा। क्यों बच्चा जी, -1/R आ जाएगा ये, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर R से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये R यहाँ पर अननोन है, तो यहाँ पर जो R आ जाएगा वो आ जाएगा 24/4 कटेगा, ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तो आ गया 6, तो बताइए एक आ गया R जो आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, 2R कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो एक 6 होगा, एक 12 होगा, एक 6 होगा, एक 12, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। ये पिक्चर आपका 3D है, बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है, बस आप फिगर को समझ जाओगे, आंसर सॉल्व कर लो जाओगे। इधर आपको x दिया है, इधर आपको y z दिया है, और x जो दिया है वो आपकी तरफ निकल के आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये जो x है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ ध्यान देना इसको। यहाँ से एक करंट गई, तो ये करंट जानते हो, मान लो आपके नोज की तरफ से ये करंट जा रही है, जाकर के यहाँ इसमें एंटर हो रही है। ये जो करंट है ना वो x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस कहाँ तुम्हारा बाहर की तरफ है, ध्यान देना इस बात का। तो यहाँ जाके एंटर हुई, फिर यहाँ पर होगा सेमी सर्कल, फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गया सीधे, जो आपका ये z है। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल है ये वर्टिकल ऐसे नहीं गया, सेमी सर्कल वो पीछे वाली प्लेन पर जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल गया हुआ है ना। ये जो सर्कल है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, नीचे की तरफ से गया हुआ है, आपको दिखा रहा है, ठीक। और इधर आ गया ये। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये आपके पास क्या है, यहाँ से आपको सेंटर में निकालनी है, फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो अगर आप करंट को क्या करो, अगर थंब को आप अंदर की तरफ ले जाओगे तो बिल्कुल ऊपर से थंब को नीचे की तरफ लेके जाओ, जो आपका प्लेन है ना, जो आपकी कॉपी है, उसमें अपना थंब एंटर करो और नॉक करो ऊपर, तो वो आपका नीचे की तरफ आएगा। जेड ऊपर की तरफ है, तो जो आपका फिंगर है, कर्ल फिंगर, वो कहाँ आएगा, जेड के जस्ट अपोजिट आएगा, है ना। तो आपको पता है कि जो आप इसको 1 मान लो, ये आपका ये 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। 3 सेगमेंट आपके पास है। तो जो आपका B1 आएगा, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट है, तो फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I/4πr। डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट जेड की अपोजिट होगी, तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, यह जाएगा वेक्टर। अब B2 की बात करते हैं। देखो B2 में क्या करते हैं कि जिधर करंट जाती है उधर हम कर्ल फिंगर करते हैं ठीक है ना। क्यों बच्चा जी, अब मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर ठीक है, तो अगर कर्ल फिंगर आप करोगे, अकॉर्डिंग टू कर्ल फिंगर करोगे, थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, बिल्कुल प्लेन में जाएगा, बिल्कुल कहाँ जाएगा, ये प्लेन में। ये आपका वर्टिकल प्लेन दिया नहीं है आपकी, ये आपकी वर्टिकल प्लेन दी गई है, इसमें जाएगा। थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो बिल्कुल एक्स बाहर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, -I। तो अगर सेमी सर्कल की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I/4R, है ना। ये हो जाएगा -I, क्योंकि थंब जाएगा अंदर की तरफ, कर्ल फिंगर करने पे थंब जाएगा अंदर की तरफ, और एक्स कहाँ है, बाहर की तरफ है वो। अब बोलो B3 क्या हो जाएगा, B3 क्या है, ये भी आपका सेमी इनफाइनाइट है ना बेटा जी। अब क्या करोगे, करंट अगर कहाँ रखोगे, थंब की तरफ रखोगे, तो आप देखोगे कि जो आपका B3 में जो डायरेक्शन आएगी वो भी अंदर की तरफ ही जाएगी, है ना बेटा जी। तो ये भी क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, क्योंकि ये आपका सेमी इनफाइनाइट है, तो म्यू नॉट I/4πr -I। ठीक। अब नेट फील्ड कितनी होगी, B नेट, इन दोनों को जोड़ देते हैं, B1 प्लस B2 और प्लस B3। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो फार्मूला क्या, तीनों को ऐड करोगे 1 2 3 करके, सिंपल, -म्यू नॉट I/4πr इन ब्रैकेट की कैप रहेगा, और प्लस π+1, यह जाएगा आपका I, है ना। ये आपका बन जाएगा B नेट।
केवल 3D में पिक्चर इसलिए क्या है, आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 करेक्ट होगा, ये 3 ऑप्शन नंबर। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल कितना 30। एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, 45 से थ्रो किया। ठीक है बेटा जी, ये u कितना दिया, इसका u दिया, मान लो u ये 45 है। यहाँ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, u cos थीटा, है ना। और यहाँ पर, है ना, तो आपको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, L होता है mv/r। r का मतलब ये आपका ना, जो इसकी हाइट होगी यहाँ से ऐसे, ये आपका जो r होगा, ये r इसको मानेंगे, क्योंकि आप इसके अबाउट निकालोगे ना, यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा तो इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, u cos थीटा होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी मैक्सिमम हाइट पर। तो क्या आ जाएगा हमारा L इज इक्वल टू, देखो बेटा जी, तो u cos थीटा, है ना, m, और ये कितना है u cos 45। v की वेलोसिटी क्या है, v क्या होगा, u cos 45 ना, तो u cos 45। ठीक है ना, तो u को दिया है इन्होंने v, तो सिंपल इसको v लिख लो, क्योंकि v दिया है तो v लिख लो। यहाँ v cos थीटा हो जाएगा तुम्हारे, सिंपल v cos थीटा। m v की वैल्यू क्या है, v cos थीटा इंटू r आपका h है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा m, ये कितना होगा, इंटू v/√2 इंटू h की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होता है पता आपको है, v² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा m v³/4√2g, ये आपका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बेटा बोल रहा है कि 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई, है ना, तो I1 कितना दिया है, I दिया है, और I2 कितना दिया है, 4I दिया है। इंटरफेरेंस टू प्रोड्यूस फ्रिंजेस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, फेज डिफरेंस बिटवीन देम π/2 at A and pi at B, then the difference between the resultant intensity A and B। सिंपल सी बात है। तो अगर हम IA की बात करें तो जैसे आई नेट कितना होता है बच्चा, आप लोगों को पता होगा फार्मूले से, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos 5, ये फार्मूला है नेट इंटेंसिटी का। ठीक है ना, तो अब मुझे बताइए यहाँ से आई नेट कितना, अगर हम IA की बात करें, पहले वाले की बात करें, क्या होगा बेटा जी, सिंपल I प्लस 4I and प्लस 2 इंटू, है ना, 4I इंटू आई कर लेंगे, क्या लेंगे 4I इंटू आई, कॉस कर लेंगे इसको π/2, है ना, cos 90। ठीक है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल आ जाएगा 5I आ जाएगा आपका, क्योंकि cos 90 जीरो थी, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक, तो IB क्या होगा, IB भी दिया है cos पाई, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, I प्लस 4I, है ना, और प्लस 2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, आई का इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 2I, ये हो जाएगा cos पाई आएगा ना, यहाँ पर आएगा cos पाई आ जाएगा,
ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ से 5i, ये हो जाएगा cos पाई की वैल्यू होती है -i, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -4i। तो सिंपल आपका आ जाएगा i, क्यों बच्चा जी? तो फिर आपका IA माइनस IB कितना आ जाएगा बच्ची? 5i माइनस i इक्वल टू 4i। ये तो आई थिंक 4i आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। बेटा बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 0.2 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट अलोंग विद एक्स एक्सिस, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी 25/π हर्ट्ज एट द पोजीशन x इक्वल टू 0.04 मीटर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी इतना 0.5 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी 0.54 जूल। फाइंड द एम्पलीट्यूड इन मीटर ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है ना, आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल जो एनर्जी होती है ना, फार्मूले देखा जाए तुम्हारी, टोटल जो एनर्जी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, यही होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना जी। अब बताइए 1/2 जो कहते हो, मास कितना दिया जी भी? 0.2 दिया हुआ है ना, और ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है ना बेटा जी, है ना, तो 2π और f कितना दिया है? 25/π का होल स्क्वायर। ये इंटू हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है? 0.5 और प्लस पोटेंशियल कितनी? 0.4 दी गई है। देखो सारी नोन क्वांटिटीज़ हैं, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, सारी की सारी नोन क्वांटिटी, सिर्फ ए आपका क्या है? अननोन है। यहाँ ए जो निकल के आपका आएगा वो सीधे आएगा 0.06 मीटर आएगा। ठीक है, आई थिंक इसे आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। बेटा बोल रहा है कि इन वर्नियर कैलिपर एन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी। तो फार्मूला आपका क्या होता है? देखो लीस्ट काउंट का, जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो बेटा आपका होता है क्या चीज? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, माइनस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल, है ना, अपॉन पूरे के करना बेटा, अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। ये मेन फार्मूला होता है आपका। इसमें रख देते हैं वर्नियर स्केल कितना नंबर है आपका? n है, माइनस कोइंसाइड कितना कर रहा है? n-1 से कोइंसाइड कर रहा है ना, और कितना आपका टोटल सिंपल n है। सॉल्व करेंगे तो 1 क्या आएगा? n आ जाएगा। आई थिंक लिस्ट काउंट 1/n होगा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। 1/10 है ना, कि 10 दिया हुआ आपका है, 1/10 n। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से आप देखो ना n किस में आया बेटा जी? जो आपका n आया ना, कैपिटल जो n आया वो mm में आया, और इसको अगर सेंटीमीटर में लेके आओगे तो क्या आएगा? तो क्योंकि आंसर तुम्हारा किसमें सेंटीमीटर, अगर इसको लेके आओगे किसमें, क्योंकि 1/n mm है ही नहीं, तो ये हो जाएगा अगर इसको सेंटीमीटर में लाओगे तो 1/, क्या हो जाएगा? 1/10 n सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये वाला थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। बेटा बोल रहा है कि द रिलेशन अमंग λ1 वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, λ2 वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, λ3 इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइमन सीरीज, इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो आपको पता है, तो बेटा अगर फर्स्ट लाइमन सीरीज की बात करो तो 1/λ1 है ना, इज इक्वल टू कहाँ से गिरेगा वो? इन्फिनिटी टू E1 में आएगा। वैसे आपका क्या होगा जब सेकंड में आएगा बाल्मर में, है ना, बाल्मर में केस में क्या आएगा? 1/λ2 कहाँ आएगा वो? इन्फिनिटी टू क्या आएगा? सेकंड में आके गिरेगा। ठीक है ना, इसके बाद आपका जो है थर्ड टू सेकंड ट्रांजिशन अगर लोगे आप तो उसको 1/λ3 ले लेंगे। क्या आ जाएगा बेटा जी? कि जंप कहाँ से कहाँ करेगा? E2 माइनस E3। ठीक है ना, अब इन तीनों को आपस में रिलेट करेंगे, तो अगर इसमें से हम क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान देना। तो बेटा ये दिया हुआ λ3 क्या दिया हुआ है? द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है? 2 से कहाँ आता है? वो 1 में आता है। ठीक है ना, अब मुझे बताओ कि 1/λ1 माइनस 1/λ2 क्या आएगा?
इसमें से इसको माइनस करोगे तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, तो E2 माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये E2 माइनस E1 आ जाएगा। और E2 माइनस E1 क्या दिया गया है, 1/λ3, तो 1/λ1 माइनस 1/λ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/λ3। तो आई थिंक जो वेवलेंथ का रेडिएशन आपको है वो 1/λ1 है ना, माइनस 1/λ3, ये वाला करेक्ट हो, क्योंकि 1/λ1 इसको ट्रांसफर करोगे 1/λ1 माइनस 1/λ2 इज इक्वल टू 1/λ3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। कह रहा है कि द हाइट ऑफ राइजन बाय द लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब हैविंग डायमीटर ऑफ इट्स बोर 1 mm दिया हुआ है ना, और टेकिंग द सरफेस टेंशन डेंसिटी, सारी चीज़ें आपको दी गई, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो आपसे हाइट पूछा, तो हाइट की वैल्यू क्या होती है, H इज इक्वल टू क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, है ना, ठीक है बेटा जी। बेटा यहाँ पर दिया है डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर डायमीटर अगर करेंगे तो d/2 हो जाएगा ना, यहाँ पर यहाँ से देखा जाए तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4t cos थीटा अपॉन रो, और R बन जाएगा, क्या बन जाएगा, d, क्योंकि d/2 कर रहे हो ना, यहाँ पर d/2 करोगे 2 चला जाएगा ऊपर, इसको 4 बना देगा, इंटू जी, सारी वैल्यू जिसमें पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3/10 मीटर आएगा, ठीक है ना। इसे कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3 सेंटीमीटर। सिंपल रखना फार्मूले में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। 17 बोल रहा है कि 2 डिफरेंट आइसोथर्म्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द P एंड V एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द सेम आइडियल गैस आर सोन इन द मासेस M1 M2 दिया गया है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली द फिगर। वो कौन सा रिलेशन आपका सही होगा, तो आपको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है ना। तो n को क्या लिखते हैं, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास RT। इसका मतलब क्या हुआ सीधे कि जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो m की। इसका मतलब जिसका मास बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि M2 बड़ा किससे है, M1 से, इसका मतलब V2 किससे बड़ा होगा, V1 से। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, 3 आपका करेक्ट होगा। M2 किससे बड़ा होगा बेटा जी, M1 से, जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा, है ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ जिसका मास बड़ा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। M2 बड़ा किससे होगा, M1 से, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन बिकॉज। डिफ्यूजन होता है क्योंकि बायसिंग नहीं हुई है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफ्यूज होता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन का जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा, जहाँ पर कम होगा उधर की तरफ निकल पड़ेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन रीजन इज मोर एज द कंपेयर टू द पी रीजन। तो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कि डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन जो होगा किसकी वजह से होगा तुम्हारा, ये जो आपका डिफ्यूजन होता है वो होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। बेटा बोल रहा है कि द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 क्लैम्प्ड लोकेटेड 12 meters apart. A weight of W kg suspended from the midpoint of the wire. If the midpoint sags vertically, है ना, थ्रू अ डिस्टेंस x, जो कि x बहुत छोटा है किससे, L से, है ना, द स्ट्रेन। तो अगर x बहुत छोटा है तो जो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, सीधे 1/2 x/L का होल स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा जी। ये डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ लिख सकते हो। तो x/L का मतलब स्ट्रेन कितना हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 x² जब x बहुत छोटा किससे हो, L से हो, क्योंकि हमें इसमें हायर टर्म क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है कैलकुलेशन में, तो हमें वहाँ जाना नहीं है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ के मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेटा जी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो
ये आपका करेक्ट हो गया कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर है ना, क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स इक्वल 0 एट रेस्ट गिवन बाई, जो आपको यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी है ना इंटू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ ए बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो पहले क्या करोगे, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको अंदर कर लो, इसको अंदर करो इसको, यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो गया। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इक्वल टू 0 कर दो, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या करना है 0, क्योंकि हमें मैक्सिमम खोजना ना, खोजना बेटा जी। तो कितना आ जाएगा ये, इसको करोगे तो कितना आएगा ये 2ax है ना, इस जगह माइनस बी। तो अगर इसको इक्वेट करोगे 0 बराबर, यहाँ तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0 करना है, करना इसको 0 के बराबर, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, बोलो बेटा जी, यहाँ आ जाएगा b अपॉन 2a। ठीक है ना, अब आपका आ गया। अब अगले स्टेप में क्या है कि आप क्या करो, कैलकुलेट करो पोटेंशियल एनर्जी एट, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू बी अपॉन 2a। ठीक है ना, इन टर्म ऑफ ए एंड बी। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से आपको कैसे यहाँ पर रखोगे, जब वैल्यू पुट करोगे, तो ये जो इक्वेशन आपको दिया ना, ये इक्वेशन, इसमें क्या रखोगे, सीधे बी अपॉन, जहाँ पर एक्स होगा तो वहाँ बी अपॉन 2 ये रखोगे, यहाँ पे बी अपॉन 2 रखोगे, तो आपका जो यू आ जाएगा कहाँ पर, बी अपॉन 2a पर, एट बी अपॉन 2a कितना होगा बेटा जी, ये सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्या करना आपको है, इस b अपॉन 2 को बस यहाँ x के प्लेस पे रखना है, तो स्क्वायर रख देना यहाँ पर है, सिंपल एक्स करके सॉल्व कर देना, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा जी, वो कैसे निकलेगी, तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है कितना होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, दो, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 काइनेटिक मैक्स और प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हो तो काइनेटिक मैक्स कितना, क्योंकि टोटल 0 है, जितना काइनेटिक उतना ही पोटेंशियल होगा, वैसे भी कह सकते थे, तो काइनेटिक मैक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर अपॉन 4a, डायरेक्ट बोल सकते थे, क्योंकि अगर आपने निकाल लिया ना पोटेंशियल नेगेटिव में आ गया तो उतना ही काइनेटिक होगा ना बेटा जी, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a क्या तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब बेटा पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, कैल्शियम 40 एंड ऑक्सीजन 60, इफ द रेशियो इज 1:n देन द वैल्यू ऑफ 1। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि मास डेंसिटी of all nuclei are same। ठीक है ना, तो आप मुझे अगर सेम है सबका, तो 1/n ये आपका 1 होगा, तो n इक्वल टू क्या होगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सब जितने भी हैं, चाहे कैल्शियम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन, सबकी जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा जी, सेम होती है। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बेटा बोल रहा है कि अब मैग्नेट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बोला मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड पोल स्ट्रेंथ दिया है 5 एम्पियर मीटर, इज हेल्ड कितना है 60 डिग्री फ्रॉम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 8 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या होता है फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू इज इक्वल टू होता है एम बी कॉस थीटा। एम आपका होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम इक्वल टू होता है एम इंटू एल। तो पोल स्ट्रेंथ कितनी आपकी है 5 और एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है ना जी, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से 0.5
एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब वहाँ रख देंगे इसको, u इज इक्वल टू कितना आएगा, m कितना दिया हुआ है, देखो 0.5 दिया हुआ है, b आपको दिया है पहले से ही कितना 8 × 10⁻⁻5 टेस्ला, है ना। थीटा आपको दिया है cos 60 कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा 20 × 10⁻⁻6 टेस्ला। आंसर आपको किस में दिया है, माइक्रो में ना, बस। तो आप क्या करोगे, तो सिंपल आपका कितना आ जाएगा, ये 20 माइक्रो टेस्ला, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल 0.1 वोल्ट व्हेन द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर क्लॉकवाइज टू 2 एम्पियर क्लॉकवाइज इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन मिली हेनरी निकालना आपको है। सिंपल सा फार्मूला क्या इसका है, E इज इक्वल टू एम DI/dt, ठीक है बेटा जी। कितना दिया, 0.1 दिया हुआ है ना। फिर m चेंज इन करंट कितना है बेटा जी 2 - 1, और टाइम कितना ले रहा है 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से जब m निकालोगे आप कितना आएगा, देखो ध्यान से, 0.1 इज इक्वल टू m आ गया, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, और अपॉन 0.1/10 यहाँ 10m आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 10। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 0.1/10, ठीक है। ये हो जाएगा 1/100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा अपने इसको 100 आपको ना, कितना जाएगा तुम्हारा 0.01 हेनरी, ठीक है ना। अब इसे कन्वर्ट कर दो हेनरी में, 0.01 × 10⁻, क्या होगा 3 मिली हेनरी, कर देंगे तुम्हारा 10 मिली हेनरी आ जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा बेटा जी 10 आएगा, ठीक है ना, 10 मिली हेनरी अगर मिली में निकालोगे तो। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटेलिक सेल XYZ ऑफ रेडियाई ABC रेस्पेक्टिवली, और ये मैंने बना दिया है, ए बड़ा है B से, B बड़ा है C से, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा, है ना, रेस्पेक्टिवली द सेल X एंड Z आर द सेम पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है 24 है। कंडीशन को लिख लो आप लोग, भाई जो Vx है वो Vz के बराबर है, पहली कंडीशन, और x इक्वल टू कितना दिया हुआ है पोटेंशियल x का, ध्यान देना कि द रेडियाई क्या है, रेडियाई कितना ऑफ x एंड y आर, रेडियाई दिया ना आपको, दिया गया, यानी a कितना दिया गया है, a 2 सेंटीमीटर, और b कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। द रेडियाई ऑफ शेल Z इज सेंटीमीटर, आपको जो आपका Z लास्ट वाला है ना, आपको चाहिए क्या है C निकालना, C इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा जी। अब बेटा यहाँ पर आपको चलना है, लिखना है Vx इज इक्वल टू Vy। तो आप बताइए x पर पोटेंशियल क्या होगा, x पर पोटेंशियल, x का अपना पोटेंशियल कितना होगा, x पर जो इसका अपना पोटेंशियल होगा वो ले लोगे, फिर y बनाएगा x पे पोटेंशियल, फिर z बनाएगा x पे पोटेंशियल। तो पहले x कितना बनाएगा अपना पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव सिग्मा है ना, आपका सिग्मा पॉजिटिव है, तो सिग्मा क्या, इसकी रेडियस कितनी a है, सिग्मा a² है ना, अपॉन क्या है, सिंपल a हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर x पर इस b वाले का, y वाले का क्या पोटेंशियल होगा, तो y वाले का अपना सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर हर पॉइंट पे होगा। तो y वाले के अपने सरफेस पे क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस इस पे है ना, माइनस सिग्मा b² अपॉन b। z वाले का जो अपने सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही x पे आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस सिग्मा, क्या होगा तुम्हारा, इसका क्या होगा c² अपॉन c। ये तो तुम्हारा हो गया Vx। अब इज इक्वल टू Vy बताओ, y वाले पर है कि नहीं बेटा जी, y वाले पे क्या होगा, पहले y वाले पर अपना पोटेंशियल क्या होगा, अपना पोटेंशियल y वाले का सरफेस पर, तो कहोगे सर इसका माइनस है, तो माइनस सिग्मा b² अपॉन b हो गया y वाला। फिर बताओ z वाला कितना बनाएगा, z वाला तो बाहर है ना इसके, तो बाहर है तो z वाले के सरफेस पे जो अपना पोटेंशियल होगा वही यहाँ बनाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो, प्लस सिग्मा c² अपॉन c।
अब बताइए क्या एक्स वाला भी यहाँ पोटेंशियल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अब मुझे बताओ कि एक्स वाले के सेंटर से कितना दूरी पर आपका डिस्टेंस ये है? बी डिस्टेंस पे है। एक्स वाला जो पोटेंशियल यहाँ बनाएगा कितना बनाएगा वो? प्लस सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन बी। ऐसे क्यों? क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट तो बाहर है ना, वाई तो इसके बाहर है, ये तो अपने का आउटर पर बनाएगा ना, जो डिस्टेंस होगा उसको लेके चलेगा। ठीक है बेटा जी, मेरा गलती हो रही है यहाँ पर। कंडीशन क्या है? वी एक्स इक्वल टू वी जेड है, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ वी जेड होगा ना, इसको रफ करना होगा, वी जेड होगा ये, इसको जेड बनाते हैं। तो जेड में आप क्या देख रहे हो? जेड में तो सारे पॉइंट बाहर ही बाहर हैं। तो इक्वल टू बताओ जेड वाला अपना क्या बनाएगा? क्योंकि मान लीजिए, अच्छा अंदर वाले ने पहले जेड में क्या बनाया, कितना बनाएगा बताओ जी, बोलो। ये बनाएगा सिग्मा ए स्क्वायर, इसके अपने रेडियस सिग्मा ए स्क्वायर। अब कितना डिस्टेंस लोगे? ये सी लेगा अपॉन सी लेगा, है ना। और बाहर वाला फिर बी वाला क्या बनाएगा? बाहर माइनस सिग्मा बी स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस क्या सी ही लेगा, क्योंकि बाहर है आपका डिस्टेंस, आपका सी ही लेगा ये। फिर प्लस सिग्मा, है ना, सी स्क्वायर, इसका अपॉन सी होगा ये। देखो तीनों में सी आ गया, है ना बच्चों। अब इसको ए बी सी के लिए याद करोगे, सॉल्व करोगे जब, ये है ना बेटा जी, क्योंकि इस वाले को इक्वेट के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो ए कितना है? 2 है, और बी कितना? 3 है, इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। बस सॉल्व कर देना इसको, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक आप कर लोगे। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, उसको नोट कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन आप आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 to 40 डिग्री in 6 minutes if the temperature surrounding 10 डिग्री सेल्सियस, then the after the next 6 minutes इस टेम्परेचर विल बी, है ना बेटा जी। तो भाई ये कौन सा क्वेश्चन आपका है? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। 24 तो कर लिया ना आपने? हाँ 24 कर लिया, 25 करते हैं हम लोग। ध्यान देना बेटा जी, क्या है तो न्यूटन्स का एवरेज लगाते हैं। एवरेज फार्मूला क्या है कि 20/6, है ना, इज इक्वल टू के, कितना है आपका, कहाँ से कहाँ कूल हो रहा है? 50 - 10, हो गया ना। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। ठीक है बेटा जी। तो क्या होता है फार्मूला बताइए? सराउंडिंग का फार्मूला के साथ है 40 - T/6, है ना। टी इज इक्वल टू के 40 + T, T1 + T2 ना, अपॉन 2 और -10। ठीक, अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है बेटा जी। तो आपका आ जाएगा 5T/2 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो यहाँ से T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। बस सॉल्व करना है दोनों को, पहले वाले को और दूसरे वाले को। इसमें अननोन आपका T है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, कितना आएगा? 28 आएगा। तो इसमें कितना आएगा? 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ये सारे न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, 1 by 1 करो, जहाँ पे आपको डाउट हो तो मेरे से पूछो। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।